हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक? तैयारी सभी की ठीक ठाक चल रही है? बच्चों, आप लोगों की एग्जामिनेशन की डेट सिलेक्ट हो चुकी है, जैसा कि अभी आप सब लोगों को पता भी है कि 12 से 18 के बीच में आपके एग्ज़ाम होने हैं, 12 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में। और मन लगा करके आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे होंगे। और कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप रिवीजन करा दीजिए पेपर के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग लेकर के आए हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से आते हों तो आप उनको रिवाइज कर लें, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते वो लोग इनको अच्छी तरह तैयार कर लें और कन्फर्म हो जाएं अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो कुछ वीडियोज़ की हेल्प से आप तक ऐसे क्वेश्चंस को पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। जैसा हो कमेंट करके ज़रूर लिखें और अपनी तैयारी को इसी प्रकार मन लगा करके आप करते रहें। जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप तक लगातार मिलते रहें। ठीक है बेटा, तो चलिए सभी लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना है। ठीक है ना, स्टार्स का जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ। सभी लोग जानते हो तारों का चमकना ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है, प्रकाश की घटना है। याद है ना सभी लोगों को? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। परावर्तन मींस रिफ्लेक्शन, अपवर्तन मींस रिफ्रैक्शन, विक्षेपण का मतलब डिस्पर्शन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखें। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, रिफ्रैक्शन, अर्थात अपवर्तन जो घटना है, जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, इसके कारण जो स्टार्स होते हैं वो लगातार हमको चमकते हुए या फिर शाइन होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें ध्यान से, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस को तैयार भी किया होगा। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता परिवर्तित होती है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वेरीज विद द चेंजिंग द टेम्परेचर, विद चेंज द टेम्परेचर। ताप के साथ साथ श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सभी लोग जानते हो गैसों की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, उसका फार्मूला होता है ईटा प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और टेम्परेचर को अगर कम करोगे तो विस्कोसिटी अर्थात श्यानता क्या होगी? घटेगी। तो गैसों के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है और ताप कम करने पर श्यानता क्या होती है? कम होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी एक्स ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था, एनडीएम भी क्वेश्चन आ चुका है, और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी विस्कोसिटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कई बार पूछी जाती है। तो आप उसको जरूर तैयार कर लें कि ताप बढ़ने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैसों की श्यानता ताप के साथ साथ बदलती है, जबकि द्रवों की श्यानता रेसिप्रोकल होती है। श्यानता का मतलब विस्कोसिटी। क्लियर? मीडियम की किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आपको बताते चल रहा हूं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग तैयार कर लें। गैसों के लिए टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर को कम करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन द्रवों अर्थात लिक्विड्स के लिए होता तो वेरिएशन ठीक अपोजिट हो जाते। टेम्परेचर को बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है, और ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? कम होती है, और ताप कम करने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? तो चूंकि ये क्वेश्चन गैसों के लिए पूछा गया था तो गैसों की विस्कोसिटी ताप बढ़ने पर बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? तीसरे क्वेश्चन पे चलें। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बिसाइड क्या? बिहाइंड आप बोलोगे, बिहाइंड द रेटिना, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? क्लियर? कौन सा डिफेक्ट होगा आई में? पहला निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा जरा दृष्टि दोष एस्टिग्मेटिज्म, और अगला अबिंदुकता यानी एक्रोमेटिज्म। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार कर लें। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, इसका मतलब जिस व्यक्ति की आंख में ऐसा हो रहा है
उसको कौन सा दृष्टि दोष है? हाइपरमेट्रोपिया मींस दूर दृष्टि दोष। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र निम्न में से विक्षेपित कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट विच पार्टिकल विच आर गिवन एज फॉलोइंग? नंबर 1 एक्स किरण, एक्सरे, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 अल्फा पार्टिकल और नंबर 4 गामा किरण। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा? तो सभी लोग जानते हो इनमें से जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4, इस पर धनावेश होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गामा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल और एक्सरे भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वैद्युत क्षेत्र में केवल आवेशित कण ही विक्षेपित होते हैं, ओनली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मींस अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन आउट ऑफ फॉलोइंग विच रिलेशन इज करेक्ट? नंबर 1 आवृत्ति बदलती है, फ्रीक्वेंसी वेरीज। नंबर 2 आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वेरीज। नंबर 3 तरंगदैर्ध्य और वेग बदलते हैं, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी वेरीज। और नंबर 4 वेग और आवृत्ति बदलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दें, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर बेटा, समझ में आया सभी को? तरंग दैर्ध्य और वेग बदलते हैं, बोथ वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड चेंजेस। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको तैयार करने हैं, जल्दी से कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अधिकतम आवृत्ति होती है? आउट ऑफ फॉलोइंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज? पहला ऑप्शन क्या है? अवरक्त विकिरण मींस इंफ्रारेड रेडिएशन, दूसरा पराबैंगनी जिसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट, और सी है नीला प्रकाश मींस ब्लू कलर ऑफ लाइट, और डी है गामा किरण मींस गामा रे। सही आंसर इसका जल्दी सभी लोग सोचें। निम्न में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कौन सा है? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कौन सा होता है? याद कर लो, गामा रेडिएशन। जो गामा रेडिएशन होता है अर्थात गामा विकिरण, बिल्कुल लर्न कर लें इसको सभी लोग। गामा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज्यादा? फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम और वेवलेंथ होती है मिनिमम। किसके लिए? गामा के लिए। तो इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट भी कर लें। गामा रेडिएशन की आवृत्ति होती है सबसे ज्यादा और तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम। निम्न में से अधिकतम प्रतिरोध होता है? क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? पहला वोल्टमीटर, दूसरा अमीटर, तीसरा धारामापी, चौथा वोल्टीय सेल। सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होता है? तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होता है? वोल्टीय सेल का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको भी तैयार कर लें, एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है पहले। वोल्टीय सेल एक ऐसा सेल है जिसका रेजिस्टेंस इन सबसे क्या होता है? ज्यादा। क्लियर। प्रकाश का वेग निम्न में से किस क्रम में सही है? क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्पीड ऑफ लाइट? पानी कांच हीरा, हीरा कांच पानी, हीरा पानी कांच, या पानी हीरा और कांच। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सही क्रम बताएं, प्रकाश का वेग निम्न में से सही क्रम। ये सब कैसे ऑर्डर लिखे हैं? घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा लाइट स्पीड किस में होगी? पानी में। उससे कम किस में होगी? कांच में। और सबसे कम किस में होगी? डायमंड अर्थात हीरे में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। याद है ना सभी लोगों को? सघन माध्यम में मीन्स डेंसर मीडियम, माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश का वेग उतना कम होगा, और माध्यम जितना विरल होगा प्रकाश का वेग उतना ज्यादा होगा। विरल का मीन्स रेरर मीडियम और सघन का मीन्स डेंसर मीडियम। तो सघन माध्यम में प्रकाश धीमे चलता है और विरल माध्यम में प्रकाश तेज चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पानी इज ग्रेटर देन कांच इज ग्रेटर देन हीरा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मागतिकी के किस प्रक्रम में नेट कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0 होता है? समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम। क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। किस प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? 0। डेल्टा डब्ल्यू 0 करने के लिए आप लोग जानते हो वर्गडन का फार्मूला क्या होता है बेटा? वर्गडन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। और देखो समायतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या होता है? 0। और जब डेल्टा वी होगा 0 तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा W क्या होता है? 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन ये आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनको रफ्तार में और तेजी से करा रहा हूं जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आपके सारे क्वेश्चन तैयार भी हो जाएं। तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं तैयारी कैसी चल रही है और जिन बच्चों ने यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी लिखें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर करें। प्रकाश तरंग की प्रकृति है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम होती है एग्जाम की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव का सभी लोग नेचर जानते हो, लाइट वेव इज द ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमेशा याद कर लेना, जो लाइट वेव है, लाइट वेव इट इज द ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स का मींस अनुप्रस्थ, और जो साउंड वेव है जिसको ध्वनि तरंग कहते हो, साउंड वेव इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, अनुदैर्ध्य। क्लियर? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या है? अनुप्रस्थ। द्विपरमाणु गैस के लिए सही संबंध है, फॉर द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैस द करेक्ट रिलेशनशिप इज, सीवी सीपी की वैल्यूज आपको दी हैं। सीवी को सब लोग जानते हो, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, सीपी को जानते हो, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए करेक्ट रिलेशन होता है CV इज इक्वल टू 5/2R, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। CV का फार्मूला क्या होता है? CV इज इक्वल टू होता है बेटा F/2R। क्लियर? और द्विपरमाणु गैसों के लिए F का मान कितना होता है? 5। जब F की वैल्यू आप 5 रख दोगे डायटोमिक के लिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/2R। और अगर CP कहता है तो CP इज इक्वल टू होता है 1 + F/2R। क्लियर? CP का फार्मूला भी आप एग्जाम में याद करके जाएंगे, 1 + F/2 × R। क्लियर? तो इस प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चंस 11 तक सारे क्वेश्चंस ऑन में आ गए हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैसा आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जल्दी से अपनी कॉपी में और नोटबुक में आप इसको नोट कर लें और पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ तैयारी को लगातार करते रहें। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12, अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, किससे प्रोड्यूस होती हैं? कौन सा ऐसा फिनोमिना है चारों में से जिससे अल्ट्रासोनिक वेव्स को बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, दूसरा है पेल्टियर इफेक्ट, तीसरा है डॉपलर और चौथा है कूलाम। ठीक है ना? तो जल्दी से इसका आंसर दें सब लोग, क्या होगा? सोचें जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगों को उत्पन्न किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है? कुछ लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, पीजो इलेक्ट्रिक, और वैसे तो मैंने क्लास में इसको बताया भी है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब ये याद रखो, कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि जिनको दाब लगाने पर उनसे वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनसे जनरेट होता है। पीजो एक ऐसा शब्द है जिसका वास्तविकता में मीन होता है प्रेशर, प्रेशर से ही बनाया गया है पीजो। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ऐसे क्रिस्टल जिनको दबाने पर उनसे क्या उत्पन्न हो? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लें कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, तो क्वेश्चन का सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दें, डिजिटल सर्किट का निर्माण निम्न में से किस गेट के उपयोग से किया जाता है? एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। डिजिटल सर्किट का जो निर्माण है वो निम्न में से किस गेट से होता है? सभी लोग जानते हो डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो किसी एक लॉजिक गेट को बार बार यूज करके बनते हैं, और ऐसा लॉजिक गेट कौन सा है? नैंड गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए अच्छा है, आप इसको तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आए, अनुप्रस्थ तरंगों में कण के वेग और तरंग के वेग के बीच का कोण होगा इन द ट्रांसवर्स वेव, द एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सारी चीजें मैं इंग्लिश में क्लियर कर रहा हूं। अनुप्रस्थ तरंगों में कण के वेग और तरंग के वेग के बीच का कोण होता है द एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, π/2। तैयार कर लें, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है π/2, दोनों 90 अंश पर होते हैं। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिलिकॉन वर्क्स। तो सभी लोग जानते हो परम शून्य ताप पर
जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ही अर्धचालक होते हैं। तो अगर परम शून्य ताप की बात करो तो एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, परम शून्य ताप का मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एज एन इंसुलेटर, मींस अचालक की तरह। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चों ध्यान दें, जब किसी स्प्रिंग में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होता है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब किसी स्प्रिंग में इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग में करंट को पास करने पर स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, सिकुड़ेगी, संपीड़ित होगी, उसके फेरे पहले से और पास पास आ जाएंगे। तो स्प्रिंग में करंट को फ्लो करने पर स्प्रिंग क्या होती, दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। 17वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। तो किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है, तो सभी लोग जानते हो पलायन वेग कभी भी, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन वेग का मान निर्भर नहीं करता, इसलिए आंसर क्या सही होगा, m टू द पावर 0 एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑन, एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी। चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो आंसर क्या सही होगा, m टू द पावर 0। क्लियर हो गया बच्चों? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, आप इनको जरूर तैयार करें। कमेंट सेक्शन में लिखें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको और कराए जाएं या क्वेश्चंस का अभ्यास आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ये वन लाइनर बेस पे आधारित क्वेश्चंस हैं। कभी कदार पेपर का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है 60 से 70% वो लर्निंग क्वेश्चंस पे आधारित होता है, की पॉइंट्स पर आधारित होता है। चूंकि इतना समय आपके पास में नहीं है कि आप ज्यादा कैलकुलेशन कर पाएं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस आज मैंने टारगेट किया है जो आपको तैयार कराने हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जो फिर टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स भी सम्मिलित होंगे, लेकिन पहले आप अपनी मेमोरी को शार्प करें और इन चीजों को बहुत अच्छी तरह मन लगा करके पूरा तैयार करें। नोट कर लें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों ध्यान दें, दोनों सिरों पर खुले पाइप में उत्पन्न होते हैं। याद आया आपको टॉपिक कौन सा होता है, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर दें। जो ऑर्गन पाइप दोनों सिरों पर खुला होगा, द ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, ये दोनों सिरों पर खुला है इसलिए इसका नाम है ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, ओपन ऑर्गन पाइप में कैसे सन्नादी उत्पन्न होंगे। पहला आंसर है सभी सन्नादी, ऑल हार्मोनिक्स। दूसरा है सभी विषम सन्नादी, ऑल ऑड हार्मोनिक्स। अगला है सभी सम सन्नादी, ऑल इवन हार्मोनिक्स। और अगला है नन ऑफ दीज। बताएं इसमें से आंसर क्या होगा। खुले ऑर्गन पाइप में कैसे सन्नादी उत्पन्न होते हैं, तो खुले ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। याद है सभी को, इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। इस आधार पर आंसर क्या सही होगा, सभी सन्नादी, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भी थकावट ना महसूस करें, जोश के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि का वेग ताप के साथ संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेट्स विद द टेम्परेचर। बताएं फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। तो यहां से रिलेशन क्या आया, v प्रोपोर्शनल अंडर रूट t। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बस इतना ही टाइम एग्जाम में लेना है जितना आप सोचने में समय लगाते हो, बस इससे ज्यादा अगर समय लिया तो ये मान लो दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करो कि ये सारी चीजें आपकी बस तुरंत आपको दिमाग में माइंड सेट हो। तो इससे ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया कि माध्यम को गर्म करने पर ताप बढ़ेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखें, जब धातु के तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये पहले दिखाई देगा। ये क्वेश्चन किसका है, हीट का। क्या देखो कंबाइंड वेरिएशंस है। पहला क्वेश्चन किसका, ये 18वां वेव का। ये क्वेश्चन किसका, ध्वनि का वेग ये है, ये भी वेव का, स्पीड ऑफ साउंड का। ये क्वेश्चन किसका, हीट का। ये किसका, सर्कुलर का। ये किसका, एसएचएम का। ऐसी ही वैरायटी आपको अच्छी तरह तैयार करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब धातु के तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये पहले दिखाई देगा। टॉपिक का नाम वीन्स लॉ। याद आया, वीन का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी मेटल को गर्म करोगे तो रंगों का क्रमिक परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, रेड। दैट मींस लाल। किसी भी आयरन की बॉल को गर्म करने पर पहले वो हल्की लाल, फिर वो गाढ़ी लाल, फिर पीली और अंत में सफेद
सफेद दिखाई देती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो चाहे वो धातु की गेंद बोले, मेटेलिक बॉल या फिर मेटल का वायर, सबसे पहला जो कलर आएगा वो होगा रेड। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक कार किसी उत्तल आकृति के पुल से गुजरती है, कॉन्वेक्स शेप ब्रिज, अगर कोई कार किसी कॉन्वेक्स शेप ब्रिज से गुजरेगी तो क्वेश्चन कह रहा है कार के द्वारा पुल पर लगने वाला बल क्या होगा। वेट क्या होता है बेटा mg डाउनवर्ड, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। तो यहां से अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो आंसर आएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई r, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर ध्यान दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग की लंबाई को आधी कर देने पर उसकी दोलन की आवृत्ति होगी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर दिया जाए, बताएं जल्दी से। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2l रूट टी बाई एम होता है बेटा। क्लियर। तो n और l में क्या रिलेशन है, n प्रोपोर्शनल 1/l, n प्रोपोर्शनल 1/l। क्लियर हो गया। लेकिन साथ में उसने क्या कहा, स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर देने पर उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये तो मैंने जो फार्मूला लिखा है ये वायर का लिखा है, वायर में वेव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन किसका है, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n प्रोपोर्शनल 1/t। यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ये तो बन गया फार्मूला। और m क्या होता है, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। ठीक है। यहां से आप रिलेशनशिप को बनाओगे तो आपको रिजल्ट क्या पता चलेगा, यहां से आपको रिजल्ट पता चलेगा कि जैसे जैसे आप लेंथ को क्या कर दोगे हाफ, l को आप क्या करोगे हाफ। बेटा थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मुझको बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाने हैं, इसलिए मैंने आपको फार्मूला प्राइम बता दिया है। अब आप इससे आंसर को निकाल सकते हो। आप m को ब्रेक कर देना, ठीक है, और या तो k इज इक्वल टू रख देना डायरेक्ट mg अपॉन l, k की जगह mg अपॉन l, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहां मैं लिख दूं k फोर्स कांस्टेंट होता है और बल नीतांक k इज इक्वल टू mg बाई l, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर आएगा रूट g बाई l, n प्रोपोर्शनल 1/√l। तो n प्रोपोर्शनल 1/√l, एक स्टेप लिख दूं क्या, मेरे पास स्पेस कम है, चलो लिख देता हूं n प्रोपोर्शनल 1/√l। और ये फार्मूला क्या बताएगा कि जब आप लेंथ को क्या करोगे हाफ, व्हेन l विल बी l/2 देन फ्रीक्वेंसी विल बी n रूट 2 टाइम्स, दैट मींस नया आंसर होगा n डैश इज इक्वल टू रूट 2 इंटू n। मजा आ गया क्वेश्चन करने में। तो सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल केवल आपके लिए, प्यारे बच्चों के लिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सब लोग जरूर तैयार करें और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, तैयारी को अच्छा करें और बिल्कुल आने वाले एग्जाम में फतेह कर दें, सिलेक्शन पाएं और अपने घर वालों का, अपने समाज का और स्वयं का नाम रोशन करें। क्लियर। मेरा तो अपने आप हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने लिए फिलहाल ध्यान दें। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार कमेंट करें तैयारी कैसी चल रही है। थोड़ा मैं स्पीड में क्वेश्चन लगवा रहा हूं क्योंकि अब समय नहीं है स्लो में चलने का। तो ये बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लें सारे आंसर्स और इनको बार बार रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों ध्यान दें, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट विच गोज फ्रॉम या मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर विल बी मिनिमम। पहला आंसर है लाल रंग के लिए फॉर रेड कलर ऑफ लाइट, दूसरा हरे रंग के लिए फॉर ग्रीन कलर ऑफ लाइट, तीसरा पीले रंग के लिए फॉर येलो कलर ऑफ लाइट और चौथा है बैंगनी रंग के लिए फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट। जल्दी से बताएं आंसर इसका क्या होगा। टॉपिक का नाम लाइट ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। रे ऑप्टिक्स का क्या फार्मूला होता है, n इज इक्वल टू 1/sin c। n को क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक, c को क्रिटिकल एंगल। तो क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा। क्रिटिकल एंगल मिनिमम किसके लिए होगा, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। c की वैल्यू मिनिमम होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताएं इनमें से किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। आंसर है बैंगनी, मींस हम लोग जानते हैं कि nv का मान nr से क्या होता है ज्यादा। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, न्यूनतम होगा, विल बी मिनिमम। तो क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम किसके लिए होगा, बैंगनी रंग के लिए, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। किसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, जो उसकी रीजनिंग है, जो उसका कारण है, कॉज है, वो बता करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। दो समतल और समांतल दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा, एकदम सरल है कि अगर कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे
लेके पैरेलल रखे हैं और इनके बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। और यहां पर दोनों मिरर कैसे रखें, पैरेलल। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोल रहा हूं, n को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, इनफाइनाइट। दैट मींस 4 3 5 अनंत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। दैट मींस इनफाइनाइट, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो अगर कोई भी, और अगर इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाए तो लगा देना। अगर थीटा की वैल्यू कोई दूसरी दी जाए तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, और कैलकुलेशन करने पर अगर वो वैल्यू कैसी आ जाए, इवन सम संख्या, तो -1 कर देना, और ना आए तो वैसे ही छोड़ देना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इस पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसका आखिरी क्वेश्चन। बहुत जोरदार तरीके से इस क्वेश्चन का स्वागत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्मदर्शी में लगे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन माइक्रोस्कोप। याद है ना सभी लोगों को, माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव यानी अभिदर्शक, इसकी फोकल लेंथ होती है FO। दूसरा जो लेंस होता है उसको बोलते हैं आई लेंस, ये मींस नेत्रिका, इसकी फोकल लेंथ होती है FE। क्लियर। आई लेंस को ही नेत्रिका बोला जाता है। तो पहला आंसर क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, मोर देन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और नन इनमें से कोई नहीं। यानी ये वाला जो आंसर है नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर कह रहा है, ये नेत्रिका की फोकस दूरी से कम कह रहा है, और ये नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक। नेत्रिका की फोकस दूरी होती क्या है, FE। क्या होती है बेटा, FE होती है। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। दैट मींस FO की वैल्यू लेस देन किससे होगी, FE से होगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। ये कह रहा था FO इज लेस देन FE, FO इज ग्रेटर देन FE, FO इज इक्वल टू FE, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, FO का मान FE से क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। जल्दी से नोट कर ले अपनी कॉपी में और पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ क्वेश्चंस को तैयार करते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। बिल्कुल भी सुस्त होकर के घर पे ना बैठें, आलस से किसी को नहीं करना है। रेगुलर, चूंकि एग्जाम के आपके टाइम या समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाए। जल्दी से नोट कर लें। जहां नोट करने में प्रॉब्लम हुआ करे वहां वीडियो को पॉज कर लिया करें। जल्दी से करें बेटा। तो बच्चों आज के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल की भी अभी एक सीरीज या एक वीडियो पूरा बनाएंगे, उसमें भी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स के, कैलकुलेशन के, उनको भी मिक्स करके रखेंगे। फिलहाल मैंने सोचा कि जो मेन क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर या फिर इस प्रकार के जो की पॉइंट्स के क्वेश्चंस हैं, उनके 2-4 अलग अलग टॉप 25 की वीडियोस बना दिए जाएं, जिससे आपका पूरा कोर्स एक साथ रिवाइज हो जाए। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे तैयार करते हो। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह जरूर तैयार करेंगे। इस प्रकार आप अपनी तैयारी को करें कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे गलत ना हो, या इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर टकरा जाएं पेपर में कॉन्सेप्चुअल, तो भी आप क्वेश्चन को सही करके आए। तो पूरा जोश लगा दें, पूरी मेहनत लगा दें, पूरी दम लगा दें, समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें और तैयारी को लगातार करते रहें। ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जल्दी टॉप 25 की दूसरा वीडियो की सीरीज हम लोग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार मन लगा के तैयारी करते रहें। तो नेक्स्ट टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को लगातार तैयार करते रहें। एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और सभी लोग अपनी तैयारी को निरंतर बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।